ओके डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स की क्लास रहेगी 11th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और बेटा अपना चैप्टर चल रहा था 9। कौन सा चैप्टर चल रहा था बेटा? चैप्टर चल रहा था अपना 9, यानी 9 लेसन पर बात कर रहे थे हम सॉलिड्स वाली, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में आपको स्ट्रेस बता दिया था। स्ट्रेस के टाइप बता दिए थे आपको कि स्ट्रेस के टाइप कौन से होंगे। एक तो आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल, एक आपको बताया था वॉल्यूम, और एक बताया था आपको शियर स्ट्रेस। आज हम पढ़ेंगे बेटा स्ट्रेन। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है बेटा? कि कोई भी बॉडी हो, उसकी डायमेंशन अगर हम आप रिवॉल्विंग फोर्स लगाएंगे तो उसके शेप और साइज में क्या होगा? चेंज होगा। तो किसी एक डायमेंशन में हम चेंज को कैलकुलेट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? उसके ओरिजिनल शेप के रेस्पेक्ट में। यानी आप ऐसे कह सकते हैं द चेंज ऑफ डायमेंशन, द चेंज ऑफ डायमेंशन पर यूनिट dimension of body due to external force is called strain। क्या बोला? the change of dimension per unit dimension of the body due to external force is called a strain। यानी आप strain में क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी। यानी आपको क्या पढ़ना बेटा? चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ बॉडी अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी। अगर हम बात करें बेटा यूनिट की, तो देखिए आप, ये भी ऊपर क्या है? डायमेंशन है, नीचे भी डायमेंशन है, तो एक प्योर रेशियो है। ये क्या बेटा? ये एक प्योर रेशियो है, इसलिए ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। राइट बेटा? क्या है ये? प्योर रेशियो है, ऊपर भी डायमेंशन है, नीचे भी क्या है? डायमेंशन है। इसलिए ये क्या बेटा? एक प्योर रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब आता है टाइप ऑफ, अब आएगा बेटा टाइप ऑफ स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेन, इसमें सबसे पहला आएगा बेटा नंबर फर्स्ट। आपने स्ट्रेस कौन सा पढ़ा था पहला? लॉन्गिट्यूडनल। तो स्ट्रेन भी कौन सा आएगा बेटा? लॉन्गिट्यूडनल। कैसा आएगा? पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसमें क्या होगा बेटा? जैसा कि इसके हेडिंग से पता लग रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल आपने पहले पढ़ा था स्ट्रेस, और आज पढ़ो बेटा क्या? स्ट्रेन। क्या करना है? चेंज ऑफ डायमेंशन। तो इसमें क्या होगा? किसमें चेंज होगा? लेंथ में। किसमें बेटा होगा? लेंथ में चेंज होगा अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। यानी आप ऐसे कहेंगे चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। यानी लॉन्गिट्यूडनल है, इसलिए लेंथ आएगी। जैसे हमारे पास ये कोई वायर है, इसको सस्पेंडेड किया गया, समझना बेटा। अगर मैंने इसकी ओरिजिनल लेंथ को मान लिया L0, अब इस पर हमने क्या किया? स्ट्रेस अप्लाई किया, यानी इस पर कोई वेट लटकाया, तो इसकी लेंथ में क्या हुआ? चेंज हुआ। इसकी लेंथ इंक्रीज हुई, और इस इंक्रीज लेंथ को हमने क्या मान लिया बेटा? इसको हमने मान लिया डेल्टा L। क्या मान लिया बेटा? डेल्टा L। यानी डेल्टा L की वैल्यू क्या होगी? अगर ये
फॉर्मूला लिखें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ये इक्वल टू क्या आएगा बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये आ जाएगा बेटा इक्वल टू चेंज इन लेंथ हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा एल। ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, राइट बेटा। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर पर क्या पढ़ेंगे बेटा, जो दूसरा टाइप होगा स्ट्रेन का वो होगा बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन। सेम स्ट्रेस की तरह है बेटा। ये क्या होगा, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम of body is called volume strain. यानी volume strain is equal to volume strain is equal to क्या आएगा बेटा, volume strain is equal to आ जाएगा change in volume upon original वॉल्यूम, राइट बेटा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, इसको मैं किससे लिख देता हूं, डेल्टा वी से, और नीचे क्या आएगा बेटा ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम। बट यहां पर आपको समझना होगा, थोड़ा सा इधर समझिए आप। अगर हम इसको किस प्रकार पढ़ें, अगर हमारे पास ये क्या था बेटा, ये कोई सब्सटेंस था जिसका वॉल्यूम कितना था बेटा, V था, राइट बेटा। इसके बाद हमने इस पर एक स्ट्रेस फोर्स लगाया जिसको हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इस पर, इसके यूनिट एरिया पर, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर इस पर इस प्रकार का कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और वो वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा वी। मतलब कैसे निकालेंगे आप, पहले इनिशियल वॉल्यूम और फिर इसके बाद क्या आएगा, डेल्टा वी, यानी जो वॉल्यूम आपके पास फाइनल वॉल्यूम है, तो उससे क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा। तो यहां पर बेटा एक नेगेटिव साइन आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, या नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। कैसे, डेल्टा वी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, V2 माइनस V1, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और बेटा हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो चुका है, तो V2 इज लेस देन V1, यानी ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर देन V2, तो रिजल्टेंट वैल्यू किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी। इसलिए यहां पर कैसा साइन आएगा बेटा, नेगेटिव साइन आएगा। तो हमारे पास हमने पढ़ा नंबर सेकंड वॉल्यूम स्ट्रेन, और नंबर थर्ड पर बेटा क्या आएगा, शियरिंग स्ट्रेन। क्या आएगा बेटा, शियरिंग स्ट्रेन। इसको समझो बेटा, शियरिंग स्ट्रेन क्या है, द रेशियो बिटवीन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पैरेलल फोर्स या पैरेलल फोर्स डेल्टा एक्स एंड ओरिजिनल लेंथ। यानी आपको क्या करना है, आपको निकालना है यहां पर एक शियरिंग स्ट्रेन निकालनी है। यहां पर जो फोर्स होगा वो टेंजेंशियली होगा। फोर्स कैसा होगा बेटा, टेंजेंशियली होगा। देखिए आप कैसे, यहां पर शेप और साइज चेंज नहीं होती है, मैं पहले भी आपको बता चुका। देखिए यहां पर अगर हमारे पास ये कोई क्यूब है,
तो जब इस पर हम क्या लगाते हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं इस एरिया पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है पैरेलल टू फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है बेटा, ये यहां डिस्प्लेस हो जाता है और ये इस जगह पर डिस्प्लेस हो जाता है, ऐसे देखिए ये वाला फेस ऐसे डिस्प्लेस हो जाता है और ये वाला यहां डिस्प्लेस हो जाता है और ये वाला इस कंडीशन में डिस्प्लेस हो जाता है, समझो। तो ऐसी कंडीशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं या यहां इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं और ये इसकी क्या है, ओरिजिनल लेंथ है एल। इस ट्यूब की ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है। तो जो शियरिंग स्ट्रेन आएगी, जो शियरिंग स्ट्रेन होगा ये क्या होगा बेटा, शियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई, इसको फाई से प्रोजेक्ट करते हैं बेटा, ये होती है डेल्टा एक्स अपॉन एल। डेल्टा एक्स अपॉन एल से लिखते हैं। या आपने देखिए अगर ये थीटा है, सॉरी अगर इसको थीटा मान लें या कोई और एंगल मान लें तो अपन इसको tan फाई में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अगर ये फाई है तो मुझे बताओ यहां से tan फाई कितना आएगा, tan फाई इक्वल टू कितना आता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, डेल्टा एक्स। ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस और ये क्या है बेटा, ये है अपने पास बेस। तो बेस क्या आ जाएगा एल, और इफ थीटा कैसा है बेटा, या फाई है, इफ थीटा कितना है, वेरी स्मॉल, तो ऐसी कंडीशन में tan फाई नियरली इक्वल टू क्या होता है बेटा, फाई होता है। इसलिए इसको लिख दिया जाता है फाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। ये क्या है बेटा, ये है शियरिंग स्ट्रेन, राइट बेटा। तो हमने शियरिंग स्ट्रेन पढ़ा। इसके बाद यदि हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक अपना होगा और वो होगा हुक्स लॉ। क्या होगा बेटा, हुक्स लॉ पढ़ा है आपने। आइए बेटा अगला टॉपिक पढ़ते हैं हुक्स लॉ और इसके बाद हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अगला है बेटा हुक्स लॉ। अगला टॉपिक होगा अपना हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है बेटा, इस बात को समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्ट्रेस इज द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पर इसके लिए एक कंडीशन है। क्या है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। यानी इस लॉ के अनुसार इलास्टिसिटी की लिमिट में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपने लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस कर दिया तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। मैंने बोला लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की कंडीशन में स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अगर हम यहां पर प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो बेटा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं लिखता हूं कैपिटल ई से, और इनटू आ जाएगा स्ट्रेन। क्या आ जाएगा, स्ट्रेन। यहां जो ई है ये क्या कहलाता है बेटा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इसी को कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं बेटा इसको, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अगर आप बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा बेटा
स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर और अपॉन स्ट्रेन क्या है बेटा? यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यानी इस कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा बेटा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और लिमिट बात करें तो मैं पहले बता चुका हूं, जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वो सॉरी डायमेंशन होगी, वही डायमेंशन इसकी होगी। यानी डायमेंशन क्या होगी बेटा? डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन क्या होगी बेटा? अगर आपको ध्यान है तो m1 l-1 t-2। कैसे? न्यूटन के लिए क्या होता है बेटा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या बेटा? मीटर स्क्वायर 1 मीटर से मीटर, तो m1 l-1 t-2। ये किसकी डायमेंशन होगी बेटा? ये हो गई कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की। अब जैसे स्लोप, अगर आपके पास ये कोई ग्राफ है, इसमें यहां है स्ट्रेस और यहां है स्ट्रेन, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? एक सीधी लाइन आई, स्ट्रेट लाइन। और अगर हमारे पास ये क्या है बेटा? अगर हमारे पास ये थीटा है तो इसका स्लोप क्या आएगा बेटा? इसका स्लोप जिसको कहते हैं tan थीटा, क्या कहते हैं बेटा? इसका स्लोप होगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? स्ट्रेस, और नीचे क्या है बेटा? स्ट्रेन। ये किसको बताएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू E। तो जो tan थीटा यानी इस वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको बताता है? E को। और E क्या है बेटा? E क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन अगर ग्राफ बेटा यहां पर दे दे स्ट्रेन और यहां कर दे स्ट्रेस, तब भी ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा। बट इसका जो स्लोप है थीटा, लेकिन इसका जो स्लोप है जिसको कहते हैं tan थीटा, ये किसको बताएगा बेटा? ये बताएगा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, और स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस क्या आ जाएगा? 1 अपॉन E। तो ये बताएगा बेटा 1 अपॉन E। E का मतलब क्या है? E का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये वाला स्लोप को बताएगा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को, और ये वाला स्लोप बताएगा इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यानी इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट के इनवर्स को कौन बताएगा? tan थीटा। जैसे सपोज मैंने आपके पास ये ग्राफ बनाया, यहां स्ट्रेस था और यहां बेटा स्ट्रेन है, और ये ग्राफ बनाया मैंने ऐसे, सपोज A और ये B। आप मुझे बताइए इसमें से A वाले ग्राफ के लिए या B वाले ग्राफ के लिए किसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन होगा? किसके लिए ग्रेटर देन होगा? तो देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका स्लोप क्या आता है? tan थीटा, और ये किसको बताता है? E को। यानी यहां पर tan थीटा इक्वल टू किसको बताएगा बेटा? E को। बट यहां देखिए इस वाले के लिए थीटा A मान लो और इसके लिए थीटा B, एंगल ऑफ स्लोप। तो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि tan थीटा A इज ग्रेटर देन tan थीटा B। आप ऐसे कह सकते हैं कि EA इज ग्रेटर देन EB। मतलब A वाले ग्राफ के लिए कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन कंपेयर टू EB, यानी B वाले ग्राफ के लिए, राइट बेटा? और अगर यहीं पर इस ग्राफ में अगर यहां कर देता क्या बेटा? स्ट्रेन, और यहां कर दे बेटा स्ट्रेस, तो सुनो अब यहां पर tan थीटा इक्वल टू किसको बताएगा? 1 अपॉन E को। तो ऐसी कंडीशन में यहां थीटा A इज ग्रेटर देन tan थीटा B, तो ऐसी कंडीशन में इसकी ये क्या है? इनवर्स है, तो EA इज लेस देन EB। इस कंडीशन में EA इज लेस देन क्या होगा बेटा? EB होगा। तो इस प्रकार बेटा हमने क्या पढ़ा? हुक स्लोप पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो कोएफिशिएंट पढ़ा इसके टाइप्स। अगला टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी, राइट बेटा। यहां से आप आगे पढ़ लें और इस टॉपिक को पढ़ाएंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना है।